क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एक फिगर आपको दिया गया है। फिगर में आप देख रहे हैं m मास, 2m मास, 3m मास। m मास का वेलोसिटी, 2m मास का वेलोसिटी और 3m मास का वेलोसिटी, सभी का वेलोसिटी एक तरीके से कहा जाए 1 मीटर पर सेकेंड है। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का हमसे वेलोसिटी पूछा जाएगा। ध्यान दें, सबसे पहले हम तीनों मासेस के वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लेते हैं। मान ले बच्चों, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया और ये वाई एक्सिस। वैसे भी जब कुछ नहीं दिया गया है तो वर्टिकली हम वाई एक्सिस और राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर हम 3m मास को देखें तो बच्चों 3m मास का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। 3m मास का वेलोसिटी कंप्लीटली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। मतलब ये हुआ, अगर हम 3m मास का वेलोसिटी देखेंगे तो हम लिख लेंगे इसका वेलोसिटी माइनस का आई कैप। चलिए अब आते हैं हम m मास का, क्योंकि ये हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, एंगल ये सब 60 हो जाएंगे। तो ये m मास के लिए आप देख रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक इधर की तरफ आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। यानी m मास का वेलोसिटी आएगा, एक तरीके से कहा जाए 1 cos 60 आई कैप प्लस 1 sin 60 जे कैप। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो हम कहेंगे 1/2 आई कैप प्लस 1 sin 60 यानी √3/2 √3/2 जे कैप। अब रह गया बच्चों 2m मास का वेलोसिटी हम देख रहे हैं। एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ध्यान से समझ लीजिए, 2m मास का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ ये कहा जाए। ध्यान से समझें, क्योंकि ये एंगल 60 का है और ये एंगल इन्होंने 60 का दिया है। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये एंगल जो इस तरीके से मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हमने ये दिखाया है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन दिखाया गया है। तो ये एंगल 30 का और ये एंगल यहां से यहां तक 90 का। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं ये एंगल 60 का। मतलब ये हुआ 2m मास के जो कंपोनेंट होंगे 1 मीटर पर सेकंड, एक इधर यानी cos 60 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और 1 sin 60 नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये कहेंगे हम 1 cos 60 वैल्यू 1/2 आई कैप। और इधर आप देख रहे हैं नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन का मतलब माइनस का जे कैप माइनस का √3/2 जे कैप। हमने सभी वेलोसिटी आई जे के टर्म्स में निकाल ली। अब हम बहुत आसानी से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। VCM हम देख रहे हैं, नीचे तो आएगा बच्चों सभी मासेस का सम, यानी 3 + 1 + 2 6m। और ऊपर सिंपल हम इन सभी को वही m1 x1 या हम सीधा कहें m1 r1 + m2 r2 + m3 r3। तो ये आएगा बच्चों माइनस का 3m आई कैप, इसका आएगा प्लस का m/2 आई कैप प्लस का m √3/2 जे कैप। और ये 2m के साथ प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m आई कैप और 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा माइनस का √3m जे कैप। आगे देखते हैं, अब हमें मिलता है माइनस का 3m आई कैप प्लस का m आई कैप यानी माइनस का 2m आई कैप।
और माइनस के 2m से प्लस 1/2 यानी कुल मिला के हम कहेंगे VCM इज इक्वल टू, नीचे हमें मिलता है एक तरीके से m से m तो कैंसिल हो ही जाएगा 6, तो यहां का आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 1/2 आई कैप, और ये आया आपके पास प्लस का √3/2 माइनस का √3 जे कैप, माइनस का 2 बचेगा तो -2 प्लस 1/2, ध्यान दीजिए माइनस का 2 प्लस का 1/2 यानी ये आएगा हमारे पास माइनस का 3/2, माइनस का 3 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं बच्चों 3/2 यानी 3 से ये 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 आई कैप, और यहां हम देख रहे हैं √3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 1/2 माइनस का 1/2 यानी माइनस 1/2 माइनस का 1, 1/2 माइनस का 1 यानी माइनस का 1/2, तो ये आएगा माइनस का √3/12 जे कैप। देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहे हैं कि कोई भी एक व्हील है और उसका स्पिनिंग जो एंगुलर स्पीड है वो इन्होंने दे रखा है 5t² रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 5t² रेडियन पर सेकेंड, और जो उस एक्सेलरेटेड व्हील है उसके रिंग पर कोई पॉइंट है उसका इन्होंने हमसे एक्सेलरेशन पूछा है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं बच्चों ओमेगा 5t² टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ ये जो मोशन है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया, यानी इसके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों ही होंगे। तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा आएगा d⍵/dt और ये आ जाएगा tan t, क्योंकि इन्होंने t इक्वल टू 1 पर पूछा है तो अल्फा आ गया बच्चों आपके पास 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और आप जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है at इक्वल टू r अल्फा, r इन्होंने 1 मीटर दिया है तो ऑब्वियसली ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हम जानते हैं कि v इक्वल टू r ओमेगा, r1 तो ओमेगा वही 5t², t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, v आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, और ac होता है v²/r, यानी ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आप जानते हैं √ac² प्लस at², तो ac² यानी 25 का स्क्वायर प्लस 80² 10 का स्क्वायर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 25। हम बहुत आसानी से कॉमन ले सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट के बाहर बच्चों 5 और अंदर हमें बचेगा एक तरीके से 25 प्लस 4 पर डायरेक्ट लिख देता हूं 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं भाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है देखते हैं। 3 balls each of mass 0.5 kg are kept at the vertices of an isosceles right angle triangle with its hypotenuse 2√2 meter. The gravitational force on ball kept at the right angle is। बच्चों हमें एक राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है, ये यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल है और उसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है इन्होंने 2√2 मीटर।
ये रहा हाइपोटेन्यूज 2√2 मीटर, राइट एंगल, सभी पर 0.5 kg का मास, 0.5 kg का मास, OAB। मान लें ये x है और ये भी x वही होगा क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, x² + x² = इसका स्क्वायर, यानी ये आएगा आपके पास 8। तो आप देख रहे हैं x² आ जाएगा 4, यानी x आ जाएगा 2, यानी ये हो गया 2 मीटर। 2 मीटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए इधर ही लगेगा। और नो डाउट दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होंगे। तो हम कह सकते हैं F1 = F2 = Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी G m1 को भी हमने m ले लिया, m2 को भी m ले लिया अपॉन x²। ऑब्वियसली हम जानते हैं जब भी कोई दो फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो F √2 F1, F2 भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं F √2 F1 Gm² अपॉन x², यानी F आ जाएगा √2 और G का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11। m दे रखा है आपको बच्चों 0.5 का स्क्वायर अपॉन x आया आपके पास 2। तो ये आंसर हमको मिल जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं आंसर आएगा 5 जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे 5.84 × 10⁻⁻12, 5.84 × 10⁻⁻12 न्यूटन। ऑप्शन 3 करेक्ट। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 12 बच्चों हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 में हमको बोला जा रहा है कि कोई भी मास है 1 kg का और उसको P पॉइंट और Q पॉइंट पर रख दिया गया है इस तरीके से कि OP = OQ = L। इस PQ लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी यहां दिखाया गया है OR, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर O से L डिस्टेंस पर एक अनदर मास जो 1 kg का ही है रख दिया गया है। अब इस मास के कारण और इस मास के कारण इस पर लगने वाला हमसे फोर्स पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये दोनों मासेस को मिलाने वाला लाइन और ये इन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाला लाइन, ऑब्वियसली ये भी L और ये भी L और ये भी L। एक तरीके से इसका मीन्स ये हुआ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, जो भी रहे लेकिन इक्वल एंगल होंगे। इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ। मान लिया ये F1 है और ये F2 है। बाय द वे हम देख रहे हैं कि F ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 m2 अपॉन d²। तो आप देख रहे हैं अगर आप F1 निकालेंगे और F2 निकालेंगे दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल ही आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ F1 = F2 = G multiplied by 1 multiplied by 1 1 into 1 divided by ये this one और this। आप देख रहे हैं बच्चों ये L और ये L पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये और ये ऑब्वियसली
L स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, L स्क्वायर रूट 2। तो यहां D आ गया L स्क्वायर रूट 2 यानी 2L स्क्वायर। अब इस F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और बच्चों आप देख रहे हैं कि F1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और F2 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये कंपोनेंट्स आएगा F1 sin थीटा और ये F2 sin थीटा, और F2 और F1 के जो ये कंपोनेंट आएंगे वो ये इधर लिख देते हैं F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, यानी F1 cos थीटा और इधर ही हम लिख दे रहे हैं F2 cos थीटा। तो वास्तव में F1 और F2 बच्चों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ F1 cos थीटा, और ये 2 F1 आपके पास है G अपॉन 2L स्क्वायर cos थीटा। देख लेते हैं कितना आता है। cos थीटा आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी L अपॉन L रूट 2। तो ये आ गया आपके पास F आ गया G अपॉन रूट 2 L स्क्वायर। और ऑब्वियसली बच्चों इस दोनों का यानी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ होगा यानी RO की तरफ। ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, G अपॉन रूट 2 L स्क्वायर अलोंग RO। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 13 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हम जानते हैं बच्चों कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वेरीज करता है जब हम अर्थ सरफेस पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। सेकंड, अगर हम अर्थ सरफेस से एबव जाते हैं तब डिक्रीज करता है, अगर हम अर्थ सरफेस से अंदर जाते हैं तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। और हम जब अर्थ सरफेस पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो हम जानते हैं कि पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है और इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होता है। मींस ये हुआ कि when we go from equator to pole the acceleration due to gravity increases. This change in acceleration due to gravity on earth's surface is due to shape of the earth, because we know that the equatorial radius of earth is greater than the polar radius by about 21 किलोमीटर। दूसरा रीजन है कि अर्थ का जो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है उस स्पिनिंग के कारण भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। कहने का मतलब यह हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस डिक्रीज करता है, मतलब वेरीज करता है। किस किस के कारण? इसके दो रीजन है, एक तो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस और सेकेंड वन है कि अर्थ का जो शेप है। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। हमसे जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इन सबको देखने पर हमें लग रहा है थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है का मतलब थर्ड में जो बोला जा रहा है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कहा जा रहा है ऑन अर्थ सरफेस जी वेरीज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, यानी अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू केवल उसके शेप के कारण चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है, उसमें जो दोनों ही बातें आती है जो अभी आपको डिस्कस किया गया। तो हम कहेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहा जा रहा है, बोला जा रहा है रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज बाय अबाउट 10% बट द मास ऑफ द अर्थ रिमेन कांस्टेंट। अब इनका कहना है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाउ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें कहीं डिक्रीज कहीं इंक्रीज।
इस तरीके से बोला गया। बच्चों यहाँ हमें जो 10% का डिक्रीज दिया गया है, यानी 10% काफी बड़ा वैल्यू है, इसलिए हम जो एरर वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एग्जैक्ट आंसर पर पहुंचने के लिए हम देखते हैं कि भाई जो वास्तव में नॉर्मल प्रोसीजर है एरर वाले कॉन्सेप्ट के अलावा उसी को फॉलो करेंगे। आप देख रहे हैं जी जानते ही हैं आप, GM/R² होता है और G डैश एक तरीके से कहा जाएगा GM/R डैश का स्क्वायर। R डैश यानी 10% डिक्रीज करने के बाद, तो R डैश आ जाएगा R माइनस 10% ऑफ ये, तो ये आएगा आपके पास 9R/10। तो G डैश आपको मिलेगा GM R डैश की जगह 9R/10 यानी 9/10 का स्क्वायर R², तो ये आ जाएगा बच्चों 100/81 और ये GM/R² की जगह G लिख लेंगे। तो आप देख ही रहे हैं G डैश इज ग्रेटर देन नाउ, G डैश इज ग्रेटर देन G। और वैसे भी यही से आप देख रहे हैं जब रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो G तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो चेंज देखते हैं यानी इंक्रीज देखते हैं, डेल्टा G आ जाएगा आपके पास 100/81 G माइनस G, तो ये आएगा 19/81 G। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको मिलेगा 119/G/81 G इंटू 100, G से G कैंसिल और ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों 23% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन 4 बेस्ट ऑप्शन है। बोला जा रहा है इंक्रीज बाय मोर देन 19%। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 15 में कहते हैं कि अर्थ सरफेस से किसी भी रॉकेट को फायर किया गया टुवर्ड द मून और बोला जा रहा है अर्थ और मून के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उस पर किस पॉइंट पर रॉकेट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। तो ये है हमारे पास अर्थ और ये मान लिया मून, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया गया है। यहां से एक रॉकेट फायर किया जा रहा है। मान ले कि रॉकेट पर जो लगने वाला फोर्स है वो मून से x डिस्टेंस पर 0 हो, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस r माइनस x हो जाएगा। और बच्चों जहां ये कहा जा रहा है कि किस पॉइंट पर रॉकेट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ कि एक तरीके से मून के कारण और अर्थ के कारण उस पॉइंट पर रॉकेट पर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो इक्वल बट अपोजिट हो जाने चाहिए। मतलब ये हुआ जब रॉकेट यहां पर है तो मून के कारण इस रॉकेट पर लगने वाला फोर्स और अर्थ के कारण रॉकेट पर लगने वाला फोर्स इक्वल बट अपोजिट। और बेसिकली जब रॉकेट यहां होगा तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स इधर होगा। ये अर्थ है और ये मून, मून का मास m तो अर्थ का मास 81 टाइम्स ऑफ m। रॉकेट का मास अगर कैपिटल M मान ले तो इस पॉइंट पर रॉकेट पर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट कर दें, तो इसके कारण इस पर फोर्स G मल्टीप्लाइड बाई 81m मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई r माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू मून के कारण रॉकेट पर लगने वाला फोर्स G मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ये सभी कट जाएंगे बच्चों। हैंड टू हैंड हम क्या करते हैं कि दोनों और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 और नीचे ये r माइनस x आ जाएगा, इधर ये 1 अपॉन x आएगा
तो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, यानी 10x इज इक्वल टू r। तो r आ गया बच्चों, x निकालना में x आ गया r अपॉन 10, r अपॉन 10, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको बोला जा रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए मास 2 किलोग्राम in a gravitational field that is given by E is equal to 5I plus 12J। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दिया गया है E is equal to 5I plus 12J। आप जानते हैं सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि E is equal to F अपॉन M, तो F आ जाएगा ME। E का मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं कितना आएगा, बहुत सिंपल, 25 प्लस 144 यानी 13। तो आपको F मिल गया M2 और ये 13 यानी 26 न्यूटन। ऑप्शन दिया है बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 17 में हमको दिया गया है 2 थिन स्फेरिकल सेल्स, दोनों के मास इक्वल, एक का रेडियस कैपिटल आर, दूसरे का रेडियस r/2, और जो स्मॉलर स्फीयर है जिसका रेडियस r/2 है उसके सेंटर पर हमसे पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और बेसिकली इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो इसके अपने मास के कारण यानी स्मॉलर स्फीयर के कारण, और ये जो बिगर सेल है उसके कारण। हम जानते हैं कि जो कोई भी स्थिर स्फेरिकल सेल होता है उसके अंदर विद इन दैट सेल किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो जितना उसकी सरफेस पर होता है उसी के इक्वल होता है, और ये पॉइंट इसके लिए आउटसाइड हो गया। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं इसके कारण यहाँ पर, और आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस r/2 यानी 3r/2, तो ये आएगा माइनस का gm अपॉन 3r/2 ऊपर, और इसके कारण यहां पर आएगा माइनस का gm अपॉन r/2 यानी 2 ऊपर। तो v आपको मिला माइनस का 2gm अपॉन r कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन 3 यानी ये आपको मिला माइनस का 2gm इंटू 4 अपॉन 3r। तो v आपके पास आया माइनस का 8gm अपॉन 3r। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 18 में बच्चों हमसे कह रहा है A particle of mass 1 kilogram starts its motion from rest from a point where gravitational potential is 5 joule per kg. After some time, it passes another point where its speed is 1 meter per second. तो बोला जा रहा है जो another point है जिसको इन्होंने B point माना है वहां पर gravitational potential कितना होगा। We will apply energy conservation law। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया रखा है आपको, A पॉइंट पर एनर्जी इज इक्वल टू B पॉइंट पर एनर्जी। A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मास है 1 kg और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 5। B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भाई हाफ m v स्क्वायर से निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, प्लस m v यानी 1 into bv।
तो हम देख रहे हैं 5 इक्वल टू 0.5 प्लस का बीवी, तो बीवी आपको मिला 4.5 जूल पर केजी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट। Question 19. The ratio of masses and radii of two planets are 2/3 and 4/9. तो आपसे पूछा जा रहा है the ratio of escape speeds at the surface of these two planets. आप जानते हैं बच्चों, escape velocity होता है u is equal to square root 2gm upon r, 2 और gm कांस्टेंट। तो हम कहेंगे u1 अपॉन u2 हमें मिलेगा, एक तरीके से कहा जाए m1 अपॉन r1 मल्टीप्लाइड बाई r2 अपॉन m2 स्क्वायर रूट। हमें u1 अपॉन u2 फिर मिल जाएगा एक m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाई r2 अपॉन r1 स्क्वायर रूट। और आपको बोल रखा है इन्होंने रेशियो ऑफ मासेस दे रखे, मासेस का रेशियो दे रखा है 2/3, यानी ये आ गया 2/3। और जो रेडियाई का रेशियो है वो इन्होंने दिया है हमें 4/9, यानी 9/4 हमें यह यूज करना होगा, 9/4 और ये स्क्वायर रूट 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, यानी ऑप्शन आ गया √3/√2। ऑप्शन आ गया आपके पास, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर आते हैं। क्वेश्चन 20 में इन्होंने कहा मास ऑफ मून m इज द मास ऑफ द मून एंड r इज रेडियस। मून की सरफेस से उसके रेडियस के इक्वल हाइट से किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो पार्टिकल और मून की सरफेस को कितने वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं। ये है हमारे पास मून, और मून की सरफेस से आर रेडियस से, मून की सरफेस से आर हाइट पर, आर है मून का रेडियस, तो यहां से किसी भी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहां वो जब मून की सरफेस को हिट करेगा तो कितने वेलोसिटी के साथ, इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, और बेसिकली बी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा मून और उस पार्टिकल के बीच में। मतलब ये हुआ माइनस का GMM अपॉन दिस डिस्टेंस, दिस सेंटर से उस पार्टिकल का डिस्टेंस। मान लें इस पार्टिकल का मास m है, तो ये आएगा माइनस का GMM अपॉन r प्लस r, यानी 2r। सीधा आप लिख देते हैं 2r। काइनेटिक एनर्जी 0। और जब वो यहां मून की सरफेस को हिट करेगा तो उस समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम देख रहे हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस का GMM अपॉन r, यानी माइनस का GMM अपॉन r। ऑब्वियसली हमें स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² निकालेंगे तो ये आएगा, वो उधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा GM अपॉन r, और ये आपका GM अपॉन 2r, और ये इधर v² अपॉन 2 है बच्चों। तो v² अपॉन 2 आपको मिलेगा GM अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आया v इक्वल टू स्क्वायर रूट GM अपॉन r। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहां लिख देते हैं हम ऑप्शन 2 करेक्ट।